Students, today we will discuss about the topic of cancer. In the previous lecture, we can cover the type of cancer or the spread of cancer on the basis of the tumor. So now we have to do the danger signals of the cancer first. That is not that much important, but just for the we can say for your knowledge, that is important. So what is the danger signal of a cancer? प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट ट्यूमर इन लिप, टंग एंड ब्रेस्ट. बच्चे आपको नॉर्मली भी अपनी डेली रूटीन में इसके जो ये बीमारी जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत फैल रही है हमारी सोसाइटी में, तो हमें इसके बारे में जो है पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो आई होप, वैसे तो कॉमनली अब बहुत से सेमिनार बहुत कुछ ऐसा चल रहा है अवेयर करने के लिए बच्चों को कि कैंसर के बारे में, बट जस्ट ये आपके सिलेबस में है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल्स क्या होते हैं कैंसर के, डेंजर सिग्नल. जो ये सिग्नल है बच्चे, ये ऑलवेज जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज ही कैंसर के होते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने डायग्नोज करना हो कैंसर को शुरुआती दिनों में, तो ये कुछ जो है ये सिग्नल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर है. तो सबसे पहले क्या है, ट्यूमर बन जाता है लिप में, टंग में या ब्रेस्ट में. अगर ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या लिप माउथ का कोई कैंसर है, टंग, तो उस एरिया में जो है वो ट्यूमर बन जाता है. कुछ वाउंड जो हमें होगा उसमें ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, और वो जो वाउंड है वो बहुत जल्दी हील नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम लेगा हीलिंग के लिए. हमारी जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाएगी, परसिस्टेंट इनडाइजेशन हमें रहेगी. हमारी अपीयरेंस में, हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी की वो चेंजेस आएंगे. बाउल जो मूवमेंट है उसमें चेंजेस आएंगे, आवाज़ में हमारी चेंजेस आएंगे, कफ रहेगी. हमें जो खाने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, अगर हमें थ्रोट का कैंसर होता है तो हमें स्वेलो करने में प्रॉब्लम आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ब्लीडिंग जो हो सकती है वो एक्सेसिव हो सकती है, फीवर जो है वो लो ग्रेड रह सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा. नॉर्मल जो है फीवर से नॉर्मल जो है वो 90 जो हमारा हम कह सकते हैं 100 से जो ऊपर है 100 तक फीवर जो है हमें रहता है. तो ये सिग्नल जो होते हैं इसमें से जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेट लॉस है या फिर ब्लीडिंग है, बुखार है, ये चेंजेस हैं वॉइस में, या फिर जो भी और जो इसके सिग्नल हैं वो और बीमारी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट दीज आर ऑल्सो द अर्ली सिग्नल्स ऑफ द कैंसर. डायग्नोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चे, अर्ली डिटेक्शन जो होती है कैंसर की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटेस्ट स्टेजेस में इसकी जो हम कह सकते हैं इसका जो चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं ठीक होने के. तो अर्ली स्टेजेस में हम इसको क्योर कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो इसका डायग्नोज है वो हम किस तरह से करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल या फिर साइटोलॉजिकल मेथड से हम इसका यूज़ करते हैं. बायोप्सी वगैरह करके एग्जामिनेशन करते हैं, पैप टेस्ट करते हैं, सर्विक्स कैंसर अगर हो, डीएनए प्रोब एनालिसिस करते हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक से किया जाता है. इसमें हम जीन्स की डिटेक्शन करते हैं, जिससे कि जो पर्सन जो है वो ससेप्टेबल होता है कुछ कैंसर से. ट्यूमर मार्कर्स हम यूज़ करते हैं, एक बायोकेमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है ट्यूमर का. उसके अलावा एंडोस्कोपी कर सकते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, अगर हमारी किसी स्टमक में कैंसर होगा तो गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, अगर हमारे जो पेल्विक रीजन में होगा तो हम लेप्रोस्कोपी करेंगे. उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर चेंजेस जो होते हैं हमारे सेल के अंदर उसकी डिटेक्शन करेंगे. रेडियो आइसोटोप लिंक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं हम. एंटीजन जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करने में रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, उसका हम यूज़ करते हैं. अगर हमारी किडनी या पेन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई कैंसर है तो हम इससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं. ब्लड और बोन मैरो टेस्ट करते हैं हम, अगर जो सेल काउंट जो है हमारा इंक्रीज़ हो गया, WBC बढ़ गए बहुत ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा ब्लड कैंसर अगर हो गया तो उसमें हम ये टेस्ट करते हैं. उसके अलावा बच्चे कहीं हम टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर. स्पेसिफिक एंटीजन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर. तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कैंसर को. उसके बाद आती है थेरेपी. डायग्नोज के बाद हम थेरेपी यूज़ करवाएंगे. कौन कौन से थेरेपी करते हैं, ये जो थेरेपीज़ हैं ये 90% जो है अर्ली स्टेजेस में ही काम आती है. डिपेंड करती है लोकेशन क्या है, स्प्रेड क्या है कैंसर का. सो सबसे पहले आती है रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जो भी हमारा कैंसरस पार्ट होता है बॉडी का उसको हम एक्सरे के या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे हो गया उसके पास लेके जाएंगे, एक्सरे करेंगे, जिससे कि जो कैंसरस सेल्स हैं काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी तक ख़त्म हो जाते हैं उससे. उसके अलावा गुड रिजल्ट देता है अगर स्किन कैंसर है, लिप माउथ सर्विक्स कैंसर है. बट इसका ये जो 80% जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं वो क्या करवाते हैं, ये
और ग्रेट डैमेज रहता है नॉर्मल टिश्यू का, मतलब जिस एरिया में तो कैंसर्स के टिश्यू प्रेजेंट है उसको तो कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल टिश्यू हैं उसको काफ़ी डैमेज होता है इस थेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से। फिर आते हैं हार्मोनल थेरेपी। ये जो थेरेपी है इसमें हम हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो हमारे कार्सिनोजेनिक हार्मोन होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोनल थेरेपी। नेक्स्ट आती है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं बच्चे, जो कैंसरस पार्ट होता है उस पूरे को रिमूव कर देते हैं। पर ये जो सर्जरी वाला मेथड है, थेरेपी है, ये कुछ जो कैंसर है जैसे ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर हो गया, उसमें यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे कैंसर सेल्स जो होते हैं उसकी जो सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस और डिवीज़न जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, उस केमिकल्स को जो प्लांट एल्कलॉइड्स होते हैं उसे हम सदाबहार बोलते हैं। उसके अलावा कुछ जो हमारी ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर में यूज़ होती हैं ड्रग्स, वो कौन सी होती है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, दैट इज़ द 2 ड्रग विच इज़ यूज इन द ब्लड कैंसर। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि बाल झड़ने, हेयर लॉस हो जाता है, खून की कमी होना, ये कीमोथेरेपी में नॉर्मली देखने को मिलती हैं। एंटी कैंसर ड्रग जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, प्लांट एल्कलॉइड्स हो गए, जैसे मैंने बोला सदाबहार हो गए, एंटी मोटाबोलाइट्स हो गए, एल्कलाइडिंग एजेंट्स हो गए। वो डिटेल में करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट आती है इम्यूनोथेरेपी। ये जो है कि लेटेस्ट मेथड इन्वॉल्व हुआ है हमारे एंटी कैंसरस डिफेंस मैकेनिज्म में। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रेंथन देने के लिए ये थेरेपी की जाती है, ताकि जो हमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उसमें हम एंटीबॉडीज़ वगैरह को और स्ट्रेंथ किया जाता है। जैसे रेडियो इम्यूनोथेरेपी, रेडियो आइसोटोप लिंक जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम कैंसर में। गामा इंटरफेरोन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि वो हमारा जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करें। ये आपको पता ही होगा बच्चे, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारी कई बीमारियों से हमें बचाता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता। और हमारे बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं 99% हर एक बीमारी है। कुछ बीमारियां जो है हम बाहर से लेके आते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो टाइम टू टाइम जो है हमारी बॉडी की रिकवरी जो है वो करता रहता है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इम्यूनोथेरेपी जो है वो लॉन्च हुई है। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड टोबैको स्मोकिंग। मतलब अगर लंग कैंसर से बचना है तो हमें जो कह सकते हैं सिगरेट है, तंबाकू है, या कुछ और भी ऐसी कंजप्शंस है उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटेक्टिव मेजर चूज़ करनी चाहिए, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो है उससे बचना चाहिए हमें। अगर ब्रेस्ट कैंसर है उसके अगेंस्ट हमें जो ड्रग्स हैं उसे यूज़ करना चाहिए, और भी जितने भी कैंसर है उसके अगेंस्ट भी जो थेरेपी है उसका यूज़ करना चाहिए। स्किन कैंसर से बचने के लिए हमें जो रेडिएशंस है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को यूट्राइन सर्विक्स कैंसर है, कार्सिनोमा है, तो हमें उससे सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए। फिजिकल एजेंट्स जो होते हैं जैसे कि हीट हो गया, हीट सोर्सेज है उससे बचना चाहिए। कि हम बोलते हैं ना कि धूप में हमें बैठना चाहिए। आई होप सभी को पता है, आपने पिछले क्लासों में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ओजोन होल के बारे में। तो धरती पे बेटा जो भी रेडिएशंस आ रही हैं दैट इज़ नॉट द ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। उसमें जो हमारे बैड के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमें धूप में भी सिर्फ उतना ही टाइम बैठना चाहिए जितना हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। ज़्यादा टाइम धूप में बैठना इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैंसर। बच्चे इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बेसिकली आपको ट्यूमर के बारे में, जो हम कह सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर है और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसमें डिफरेंसेस जो हैं वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सो जो ऐसे आप पूछ सकते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसी हम ट्रू कैंसर कहते हैं, नॉन मैलिग्नेंट को हम ट्रू कैंसर नहीं कहते। तो एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स टू इन्वेड न्यू साइट्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ट्यूमर सेल विच स्प्रेड फ्रॉम द साइट ऑफ रीजन टू सेकेंडरी लोकेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट सेल। मतलब कि एक जगह पे हमारे जो कैंसर के सेल हैं लेकिन वो धीरे धीरे अपनी रूट्स को अपने जो नेक्स्ट ओरिजिन है वहाँ लेके जा रहे हैं लोकेशन पे, उन सेल को हम मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं। कुछ जो कैंसर की ड्रग होती हैं आपने पढ़ी लिया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होती है, लॉजिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो हमारी स्टडी ऑफ कैंसर करते हैं। उसके अलावा कुछ तो कैंसर्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से भी
बीम थेरेपी यूज़ करते हैं फॉर द रिकवरी। तो इसके अलावा रेमिशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ डिसअपियरेंस सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, ये कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको पता ही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैंसर। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये जो बचे थेरेपी है ये जस्ट फॉर द आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है थेरेपी के तो आपको पता होना चाहिए रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। तो प्रिवेंशन भी आई होप दैट इज़ द कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता है। एक आपने इसमें जो हमारा डायग्राम है नॉर्मल सेल्स के और कैंसर सेल के, मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट के, वो आपको डायग्राम आना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।